हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 से लेकर 10 तक करवाया जा रहा है। फ्री बैच ऑलरेडी दिसंबर के लिए स्टार्ट हो चुका है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट की जा रही हैं। नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको करना है क्या, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको डेली क्विज नोट्स दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट यहाँ पे बस आपको छोटा सा यू हैव टू बी अ यूट्यूब सब्सक्राइबर। अगर आप यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं हो तब आपको नोट्स पेड मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब सब्सक्राइबर हो तो नोट्स आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली हर चीज़ आपके लिए फ्री एक्सेस है आपके पास। क्लासेस आपको यूट्यूब पे डेली मिल जाएंगी, डेली वे में स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। उसके आपको क्लासेस सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सभी के लिए फ्री है। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। जैसे कि पता है, आज हमारे पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास है। ऑलरेडी हमने अपना रिसर्च एप्टीट्यूड किया, यानी मतलब हमारे पेपर 1 की क्लास है जिसमें हमने यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट की हुई है। उसमें हम आगे अपना सिलेबस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो ऑलरेडी हम, अगर मैं आपको बताऊं, रिसर्च में मीनिंग, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक कर चुके हैं। आज हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच रिसर्च की क्या होती है, मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने जा रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो इट विल बी अप्रॉक्स अराउंड पेज नंबर, ये हमने सब कुछ कर लिया था। सो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यहाँ से ये तो मैंने आपको करवा दिया था। नहीं, यहाँ से ही करना है हमने। हाँ देखो, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। वो देखो दो चीज़ें हैं, एक है पॉजिटिविज्म, एक है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। अब ये दोनों, जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो ये दो हैं, ये ना दो फिलोसफिकल नज़रिए हैं। मतलब फिलोसफिकल माइंड के थ्रू फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो डिफरेंट अप्रोचेस है रिसर्च की, उनको अंडरपिन करने के लिए। मतलब देखो, आप रिसर्च जब करते हो उसकी ना अलग अलग अप्रोचेस है, उसको देखने के दो फिलोसफिकल पहलू हैं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, यानी जो ये पहलू है ना, जो ये नजरिए है ना, ये रिसर्च के ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और मेथडोलॉजिकल चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब 3 तरीके की चॉइसेस हैं, ऑन्टोलॉजिकल होगी, एपिस्टेमोलॉजिकल होगी या मेथडोलॉजिकल होगी। इन 3 चीज़ों को जो आपके पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ये इन्फ्लुएंस करेंगे। ये आपको ना एमसीक्यू की फॉर्म में, मतलब पेपर आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, मीन्स इनटू से ये बहुत बार क्वेश्चन आए। उन्होंने आपको आज चूज करके बताओ कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को अफेक्ट करते हैं, यानी आपके जो रिसर्च की, मतलब जो ये 2 पर्सपेक्टिव है, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं किन 3 चीजों को। सो ये ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और मेथडोलॉजिकल चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम चलते हैं, इनको डिटेल में करते हैं। देखो पॉजिटिविज्म क्या है। देखो, जो पॉजिटिविज्म है ना, ये एक ऐसी फिलोसफिकल पोजीशन है जो एम्फसाइज करती है कि आप साइंटिफिक मेथड्स को और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस को यूज करो। मतलब हर चीज, देखो आप रिसर्च कर रहे हो, उसको सिस्टमेटिकली कर रहे हो, आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके रिसर्च करो। अपनी ऑब्जर्वेशन को इंपेरिकल बनाओ, मतलब एविडेंस के बेस्ड पे ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ताकि जो आपके अराउंड जो वर्ल्ड है या जिस चीज़ के लिए आप रिसर्च कर रहे हो उसको अच्छे से समझ पाओ और एक्सप्लेन कर पाओगे। इन शॉर्ट सिंपल वो क्या कहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ें ऐसे मत करो कि ना तो आप उसको, मतलब वो आपको ना ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें कि वो चीज़ आपको समझ ना आ पाए। मतलब जब आप रिसर्च कर रहे हो उसको साइंटिफिक मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करो, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस करो, चीज़ों को अच्छे से ध्यान में लाओ, उनको समझो और तब वर्ल्ड को जाके एक्सप्लेन करो। अब जो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च है, ये अज्यूम करता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, यानी वो रियलिटी जिसको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। मतलब चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, चीज़ें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, मतलब किसी भी तरह का बायस है ही नहीं। यानी इसका सीधा सीधा फोकस है, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करो। जो हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे उससे जो आपकी फाइंडिंग्स आएंगी, जो रिसर्च के आपके रिजल्ट्स आएंगे, कंक्लूजन्स आएंगे, उन फाइंडिंग्स को जनरलाइज करो, फिर ही आप थ्योरीज बना पाओगे। क्या ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, मतलब आपको पता होना चाहिए अगर आप ये चीज़ करते हो वो कॉज है, उसका क्या इफेक्ट निकल रहा है, यानी जो उनमें रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करो। अब कुछ की फीचर्स आते हैं पॉजिटिविज्म के, जिसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिविटी का।
देखो पॉजिटिविज्म का सबसे पहला काम ही है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब इट स्ट्राइव्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी। हर चीज बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, घपले की कोई भी गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। यानी आपने अपनी जो पर्सनल बायसेस है रिसर्चर की, यानी जो मतलब जो बंदा रिसर्च कर रहा है उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन किसी भी तरीके से रिसर्च में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो रिसर्च वो कर रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से, साफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट वे में, ऑब्जेक्टिव वे में वो करेगा। जो चीज़ें उसका पता चल रही है एज इट इज उन चीज़ों को मेंशन करेगा, वो चीज़ों को तोड़ेगा मरोड़ेगा नहीं अपने फेवर के लिए, यानी उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस रिसर्च को अफेक्ट नहीं डालेंगी। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव मेथड। नेक्स्ट जो फीचर है, जो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च है ये प्राइमरली रिलाई करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स पे, मतलब जो डाटा कलेक्ट करना है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू करो। जितना न्यूमेरिकल डाटा स्ट्रांग होगा उतनी चीज़ें ऑब्जेक्टिव होंगी, उतनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, उतना घपला कम होगा रिसर्च में। यानी आप एक्सपेरिमेंट्स करो, उसमें रिलेशनशिप्स को, पैटर्न्स को स्टडी करो, सर्वेस करो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करो, डाटा को बहुत डिटेल में एनालाइज करो। जितना डाटा एनालाइज अच्छे से करोगे उतनी आपकी कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स अच्छी निकलेंगे, वो एविडेंस के बेस्ड पे होंगी। जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो ये सारी चीजें उसके लिए होती है। मतलब वो सिंपल ये कह रहे हैं, जो सबसे पहले तो जो आप डाटा कलेक्ट करोगे वो अच्छे तरीके से करो। जितना स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका डाटा कलेक्शन का मेथड होगा, यानी जितना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव होगा, उतने ही अच्छे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इन्फरेंसेस ड्रॉ कर पाओगे उसमें से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर आता है वो आता है डिडक्टिव रीजनिंग का। यानी जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च है उसमें आप डिडक्टिव रीजनिंग को एम्प्लॉय करते हो। मतलब क्या हुआ, डिडक्टिव मतलब आप डिड्यूस करते हो, ज़्यादा से कम पे आते हो। मतलब जब पॉजिटिविस्टिक रिसर्च होगा उसमें डिडक्टिव रीजनिंग होगी। मतलब इन शॉर्ट आप पहले जनरल थ्योरीज या हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे। मतलब पहले जनरल थ्योरी, पूरी एक वर्ल्ड वाइड थ्योरी उठाई जाएगी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जो हाइपोथेसिस बने, उसको देन डिड्यूस किया जाएगा। यानी उसको आप इस तरीके से स्टडी करोगे, इस तरीके से डिड्यूस करोगे कि उसकी आपके वो जो उसका एम्पेरिकल एविडेंस है ना, आप उसको उसके साथ टेस्ट कर पाओ। यानी अगर वो टेस्ट सही प्रूव होगा तो मतलब आपकी जो डिडक्टिव रीजनिंग थी वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक आती है वैल्यू न्यूट्रलिटी की। यानी अब जो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च है ना वो ट्राई करता है कि वो फैक्ट्स को वैल्यू से डिफरेंट कर पाए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। वैल्यूज और फैक्ट्स में डिस्टिंग्विशमेंट बड़ी जरूरी होती है। यानी इसका मेन काम यही है कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है वो ही बनी रहे। मतलब कहीं पे भी आपकी वैल्यू जजमेंट आपके रिसर्च को खराब नहीं करनी चाहिए। जहां पे आपकी वैल्यू रिसर्च आपके मतलब वैल्यू जजमेंट्स आपके रिसर्च को खराब करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पे रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव वे में, यानी मतलब रॉन्ग वे में डिपिक्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे। समझ गए हो। अब उन्होंने एक लाइन कही थी, वो सिंपल, वो क्या कह रहे हैं, पॉजिटिविज्म रेफर्स टू अ स्पेसिफिक एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन दैट एम्फसाइजेस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। बिल्कुल ठीक है, असर्शन रीजन में ये लाइन लाई थी। सीधी बात है, देखो अगर आप हर चीज सिस्टमैटिकली ट्रांसपेरेंट वे में, ऑब्जेक्टिव वे में, क्वांटिटेटिव मेथड यूज करके, डिडक्टिव रीजनिंग यूज करके, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके कर रहे हो, तो यानी आप एक स्पेसिफिक एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन में हो, जिसका ये सिंपल मतलब है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट की जा रही है पॉजिटिविज्म में। ठीक है, अब कुछ फिलोसफिकल पोजीशंस आती है जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। वो सबसे पहले क्या है, देखो जो पॉजिटिविज्म है वो एक ऐसी फिलोसफिकल पोजीशन है जो एम्फसाइज करती है कि इंपेरिकल एविडेंस को यूज करना चाहिए। अगर आप इंपेरिकल एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस को यूज करोगे, साइंटिफिक मेथड्स यूज करोगे रिसर्च के, तभी आपको रियल वर्ल्ड की एक अच्छी इंसाइट मिल जाएंगे, आपको नॉलेज गेन कर पाओगे। यानी जितनी ऑब्जेक्टिव स्टडी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी नॉलेज होगी। अब जो पॉजिटिविस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो आपकी पर्सनल बिलीफ, यानी जो आपके दिमाग में जो आपके पीछे से चलती आ रही बिलीफ्स हैं, जो आपके बायसेस हैं, या जो आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, जो आपका नजरिया देखने का, उस चीज को आपको साइड पे रखना पड़ेगा अगर आपने रियलिटी को समझना है। अगर आप अपनी चीजों, अपनी बातों को चलाई जाओगे तो तभी कभी भी आप रियलिटी को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। यानी इन शॉर्ट अपनी चीजों को साइड पे रखो, जो है सो है, जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करना है उसे करो, तो रिसर्च आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म का टॉपिक। देखो जो पहले हमने पॉजिटिविज्म किया, अब आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये एक ऐसी फिलोसफिकल स्टैंस है जिसमें आप एक्नॉलेज करते हो जो पॉजिटिविज्म की लिमिटेशंस हैं और रिकॉग्नाइज करते हो रोल सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस का और सोशल कॉन्टेक्स्ट का रिसर्च में। सिंपल वे में
पॉजिटिविज्म क्या कहता था कि आप अपनी चीजें साइड पे रखो, अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, अपने पर्सनल बायसेस, अपनी जजमेंट्स। बट अब जो पोस्ट पॉजिटिविज्म, सबसे पहले तो ये ऐसी फिलोसफिकल स्टैंस है जो ये एक्नॉलेज करता है कि पॉजिटिविज्म में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, यानी उन लिमिटेशंस को ये एड्रेस करेगा और ये साथ में ये एम्फसाइज करता है कि आपकी सब्जेक्टिव जजमेंट्स एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करती हैं रिसर्च में, आप उनको साइड पे रख ही नहीं सकते, आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च को करना ही पड़ेगा। मतलब जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च है वो एक्सेप्ट करता है कि रिसर्चर्स की जो वैल्यूज हैं, यानी जो बंदा जो रिसर्च कर रहा है, जो उसकी अपनी पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल बिलीव्स हैं, जो उसकी अजम्पशंस हैं, जो उसके नजरिए हैं, वो रिसर्च प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। यानी उनका करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। अब कुछ इसके फीचर्स हैं वो करते हैं। सबसे पहला आता है सब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन। देखो पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइज करता है सब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन के रोल को रिसर्च में, यानी अगर आप अपनी सब्जेक्टिवली अपनी जजमेंट्स दे रहे हो, इंटरप्रिटेशंस दे रहे हो, यानी आप अपने तरीके से अपना, यानी जो रिसर्च है, जो रिसर्च को कैरी आउट कर रहा है, अगर वो अपने तरीके से चीजों को कर रहा है तो वो चीज को रिकॉग्नाइज करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी वो एक्नॉलेज करता है रिसर्चर के नजरिए को, यानी उसका जो बायस है ना, जो ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस को शेप करेगा, उस चीज को बकायदा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड मेथड्स एंड ट्रायंगुलेशन। अब जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू देता है, यानी वो ये कहता है जो आप नजरिए यूज करें वो मल्टीपल होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, और जितने भी पॉसिबल है उतने सारे सोर्सेज आपको एविडेंसेस के स्टडी करने पड़ेंगे। यानी ऑफनली इसमें ना मिक्स्ड अप्रोचेस यूज की जाती हैं, यानी वो जो पॉजिटिविज्म था उसमें आप एक अकेली सिंगल अप्रोच, यानी एक साइंटिफिक मेथड उठाया उसको यूज करते थे, बट इसमें मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल वैल्यू इंटरप्रिटेशन यूज की जाएंगी, और जो डाटा की ट्रायंगुलेशन है उसको भी इनकरेज किया जाता है। इससे जो आपकी फाइंडिंग्स है ना उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वैलिडिटी इन द सेंस जिस चीज के लिए आपने जो डिजायर्स के लिए जो आपने रिसर्च किया वो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी उसकी वैलिडिटी होगी फाइंडिंग्स की, इवन उन पे डिपेंड किया जा सकता है, उन पे रिलायबिलिटी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट मेन फीचर आता है थ्योरी डेवलपमेंट का। अब जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो एम्फसाइज करता है थ्योरी डेवलपमेंट को थ्रू इंपेरिकल एविडेंस, यानी जितनी आपने थ्योरीज डेवलप किया, जिनके पास आपके पास इंपेरिकल एविडेंसेस है, वो थ्योरीज एब्सोल्युटली 101% करेक्ट होंगी। यानी ये ट्राई करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म की न्यू थ्योरीज को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके, और अगर आप न्यू थ्योरीज को नहीं जनरेट कर रहे, यानी अगर कोई किसी प्रॉब्लम की या किसी कॉन्सेप्ट की ऑलरेडी कोई थ्योरी है, आप उसको भी इंप्रूव कर सकते हो, उसको भी रिफाइन कर सकते हो। अब ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास न्यू ऑब्जर्वेशंस आएंगी, बड़ी डिटेल में आएंगी, डाटा एनालिसिस स्ट्रांग होंगे, आपके जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसकी इंटरप्रिटेशंस अच्छी होंगी, ये चीजें सारी तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिविटी, यानी जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्चर्स हैं वो रिफ्लेक्सिविटी को प्रैक्टिस करते हैं, यानी वो अपने बायसेस को, जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, जो उनकी एजम्पशंस अपनी चीज़ों को लेके, रिसर्च के प्रोसेस को लेके, और वो उनको एक्टिवली रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब वो अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपनी जजमेंट, अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी एजम्पशंस को रिसर्च प्रोसेस में लेके आएंगे। इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, जो रिसर्च प्रोसेस पे फैक्टर्स है, उन पे पड़ेगा ही। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, वो आता है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च है वो रिकॉग्नाइज करता है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की इन शेपिंग नॉलेज। मतलब जो नॉलेज आप रिसर्च प्रोसेस के थ्रू गेन कर रहे हो या किस थ्योरी की आप डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी जो आपकी नॉलेज को किसी ना किसी तरीके में इंपैक्ट करेंगी, उस चीज़ को आपको सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कंसीडर नहीं करते तो रिसर्च के रिजल्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं आएंगे। यानी उसका काम ही ये है कि फिनोमिना को अंडरस्टैंड करो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यानी जितने आपके सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप कोई फिनोमिना पे रिसर्च करें उसको हर कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाए, और कंसीडर करना पड़ेगा आपको जो पावर डायनामिक्स की इन्फ्लुएंस है, जो सोशल स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लुएंस है, जो कल्चरल नॉर्म्स की इन्फ्लुएंस रिसर्च प्रोसेस पे पड़ रही है। यानी अगर आप सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मतलब सिंपल वे में समझाया जाए, जो भी फिनोमिना आप रिसर्च के थ्रू कर रहे हो उसको हर कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे आपका कल्चर कॉन्टेक्स्ट हो, और जो आपके पावर डायनामिक्स हैं, यानी जो आपकी पावर्स चेंज हो रही हैं, जो ऊपर नीचे हो रही हैं, जो आपके सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कल्चरल नॉर्म्स चल रहे हैं, उन सबका कहीं ना कहीं नॉलेज पे इन्फ्लुएंस को कंसीडर करना ही पड़ेगा। सो ये थे कुछ की फीचर्स पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च के, या पोस्ट पॉजिटिविज्म के आप कह सकते हो।
यानी अगर हम अब इस टॉपिक को अगर सम अप करें तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो फिर जो आपकी पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस हैं, यानी ये दो अलग अलग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग फिलोसफिकल नजरिए हैं एक ही रिसर्च के। जो अब पॉजिटिविज्म है वो एम्फसाइज ऑब्जेक्टिविटी को, ट्रांसपेरेंटी को, क्वांटिफिकेशन को, न्यूमेरिकल डाटा के यूज को, कैजुअल रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने पे रिफ्लेक्ट करता है। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो सब्जेक्टिविटी, जैसे वो अगर वो ऑब्जेक्टिविटी पे एम्फसाइज करता है, ये सब्जेक्टिविटी पे एम्फसाइज करेगा, इंटरप्रिटेशन पे एम्फसाइज करेगा, जो आपके रिसर्च में कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स है उन पे एम्फसाइज करेगा। यानी रिसर्चर को चूज करना पड़ेगा उसने किस पर्सपेक्टिव, किस नजरिए की तरफ चलना है, पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म, और कौन सी एसिलेक्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी है। यानी एस्लेक्टिक अप्रोच का आप कह सकते हो या एक्लेक्टिक अप्रोच कह लो, यानी इवन कई बार दोनों को कंबाइन करके भी, दोनों के कंपोनेंट्स को कंबाइन करके, एलिमेंट्स को कंबाइन करके रिसर्च क्वेश्चंस की नेचर स्टडी की जाती है और रिसर्च को एक कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है, समझिए। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल कंक्लूजन में जो रिसर्च है, यानी वो आपको पता ही है अभी, एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है जिससे आप न्यू नॉलेज को जनरेट करते हो या अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और डीप करते हो, उसको रिफाइन करते हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज उसमें नई चीज़ों को ऐड किया जाता है, रिलेशंस बनाए जाते हैं। इसमें आपके अलग अलग टाइप के रिसर्च आते हैं, बेसिक, प्योर या फंडामेंटल, यानी एक ही हो गया, फिर अप्लाइड आ सकता है, यानी उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। इनको अभी और हम डिटेल में करेंगे। जो रिसर्च स्टडीज है उसके अलग अलग फीचर्स हैं वो भी हमने स्टडी कर लिए, यानी जैसे कि आपके सिस्टमेटिक इंक्वायरी या ऑब्जेक्टिविटी होती है, एम्पेरिकल एविडेंस को यूज किया जाता है, रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी एथिकल कंसीडरेशन आपको करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें रल के आपकी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करती हैं। जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो साइंटिफिक मेथड्स को, ऑब्जेक्टिविटी को और क्वांटिफिकेशन को एम्फसाइज करती है, जबकि जो आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो आपकी सब्जेक्टिविटी, इंटरप्रिटेशन और सोशल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को स्टडी करने के लिए एम्फसाइज करती है। अब रिसर्चर के डिपेंड करता है उसने अपना सबसे अप्रोप्रिएट अप्रोच को यूज करना है और वो रिसर्च का मेथड चूज करना है जो उसके रिसर्च के क्वेश्चन के, ऑब्जेक्टिव्स के या फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के सही आंसर देगा, यानी जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल जनरलाइज हो पाएंगी। यानी इन शॉर्ट रिसर्च आउटकम्स रिगोरस और मीनिंगफुल ही निकलनी चाहिए। ठीक है, ये एक थोड़ी छोटी सी समरी थी, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में करवा दिया। अब पॉजिटिविस्ट रिसर्चर कौन से हैं? यानी पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स वो बंदे हैं जो ऑब्जेक्टिव को रियलिटी, यानी कंसीडर रियलिटी एज अ ऑब्जेक्टिव, मतलब इन शॉर्ट जिनका ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य है रिसर्च का वो रियलिटी है, वो पॉजिटिविस्ट रिसर्च है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आए हैं, इसलिए ये टॉपिक्स मैं साथ के साथ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। यानी ये वो बंदे हैं जिनका काम ही रियलिटी को स्टडी करना है। ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करेंगे, ऑब्जर्वेशन बहुत डिटेल में, ऑब्जेक्टिव वे में, ट्रांसपेरेंट में, बिना भेदभाव किए करेंगे, ताकि इनको वर्ल्ड समझ आ पाए, उसको स्टडी कर पाए डिटेल में और समझ पाए वर्ल्ड को। अब जो ये पॉजिटिविस्ट रिसर्चर, इनका एम ही ये है कि ये यूनिवर्सल लॉस या कैजुअल रिलेशनशिप को डेवलप करें। यानी जो पॉजिटिविज्म के थ्रू, यानी जो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च है, जो पॉजिटिविज्म को यूज करके रिसर्च करते हैं, जो इनकी फाइंडिंग्स होते हैं वो यूनिवर्सल लॉस होते हैं, यानी वो लॉस जो हर जगह पे एप्लीकेबल होंगी। ये कैजुअल रिलेशनशिप्स बनाएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, उनको ऊपर नीचे करके जो रिजल्ट्स निकलेंगे उनको सोशल और नेचुरल फिनोमिना में स्टडी किया जाएगा, जिससे जो फाइंडिंग्स होंगे वो जनरलाइज हो सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसमें अब जो मेन 5 मेथड्स हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, उनको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। देखो जो मेथड्स ऑफ रिसर्च होते हैं ये ना अलग अलग अप्रोचेस कह लो, टेक्निक्स कह लो या प्रोसीजर हम यूज करते हैं, जो रिसर्च में डाटा हमने कलेक्ट करना है उसको फिर एनालाइज करना है, ताकि जो हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके हमें आंसर्स मिल सके, उसको रिसर्च मेथड्स के नाम से जाना जाता है। यानी इन शॉर्ट जो आप रिसर्च के प्रोसेस में मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज करते हो, पहले डाटा को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो क्वालिटेटिव डाटा हो, फिर उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू एनालाइज करते हो, तो आपको आपके रिसर्च के क्वेश्चन जो है या रिसर्च की प्रॉब्लम अंडर स्टडी है या जो कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, जो उसके आपको आंसर्स मिल सके, इन चीजों को हम मेथड्स ऑफ रिसर्च के नाम से जानते हैं। अब जो रिसर्चर्स हैं वो अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं।
अब ये डिपेंड करता है उनकी स्टडी की नेचर क्या है, मतलब किस तरीके से कौन सी चीज को वो करने जा रहे हैं, उनका रिसर्च क्वेश्चन क्या, उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कैसे, या टाइप ऑफ डाटा कैसा, क्वालिटेटिव चाहिए या क्वांटिटेटिव, ये सारी चीजें रल के आपका मेथड ऑफ रिसर्च है जो उसकी चॉइस करनी उस पर इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। रिसर्चर को सबसे अप्रोप्रिएट मेथड ही चूज करना पड़ेगा जो उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है उसको जो सूट भी बैठे, यानी जिस चीज के लिए रिसर्च करना वो चीज उसको उस चीज के रिजल्ट्स मिल पाए और जो फाइंडिंग्स निकले ना वो रिलायबल और वैलिड हो। मतलब वहां पे जो फाइंडिंग्स है ना अगर वो वैलिड ही नहीं है, जो चीज के लिए उसने रिसर्च किया था वो चीज उसके एंड में निकली ही नहीं, तो पूरा रिसर्च प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। यानी रिलायबिलिटी डाटा की बनी रहनी चाहिए। सो इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसको डिटेल में करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये ऐसी रिसर्च की अप्रोच है जिसमें आप वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन करते हो, वेरिएबल से छेड़छाड़ करते हो। अब ये छेड़छाड़ कंट्रोल्ड कंडीशंस में की जाती, करने का कारण यही क्या कि आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल पाओ। मतलब अगर आप एक चीज को छेड़ोगे उस छेड़ने से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर एक कॉज है कॉज का क्या इफेक्ट होगा, जो ये रिलेशनशिप्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी की जाती है। सो आपको समझ आई गया, सिंपल चीज है। यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड ऐसी अप्रोच है जिसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी दो वेरिएबल्स उठा लो, उनको इस तरीके से ऊपर नीचे करके उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स निकाली जाती हैं। यानी अगर आप एक चीज करते हो उस कारण के साथ उसका दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, उसको स्टडी किया जाता है। इवन इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं। दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट। दोनों को टेस्ट किया जाता है, अगर एक करेक्ट होगा दूसरा नहीं करेक्ट होगा, उससे कंक्लूजन्स बनाई जाती है। जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो अब किसके रिगार्डिंग होगी, वो होगी जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपने दो चूज किए थे ना जिसपे आपने एक्सपेरिमेंट किया, उनमें जो रिलेशनशिप्स हैं उस जो कंक्लूजन्स होंगे वो उनके बेस होंगे। मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जो आपने मैनिपुलेशंस थे वेरिएबल्स के बीच में, जो आपने उनको कैरी आउट किया, जो उनके बीच में आपस की जो रिलेशनशिप्स आपने स्टडी की हैं उन पे कंक्लूजन्स निकलेंगी। अब ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है। अब आपको एक बार और बताता हूँ, देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो फैक्टर है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जिसमें चेंजेस लाए जाते हैं, उसमें आप कंट्रोल कंडीशन के अंदर चेंजेस लाते हो। डिपेंडेंट वो वेरिएबल वो है अब जब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंजेस लाए हो, उस चेंजेस के कारण जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें इफेक्ट्स निकलेंगे, उसके जो आउटकम्स ऊपर नीचे होंगे उनको मेजर किया जाता है रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के ना कुछ की फीचर्स हैं, उनमें सबसे पहले आता है रैंडम असाइनमेंट। देखो जो पार्टिसिपेंट्स को हमने सेलेक्ट करना है रिसर्च में, जिनको एग्जामिन करना है, उनको रैंडमली असाइन किया जाता है टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो कोई डिफरेंसेस आउटकम्स में आ रहे हैं वो ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हैं। मतलब इन शॉर्ट जो हम पार्टिसिपेंट्स यूज करते हैं उनको रैंडमली असाइन किया जाता है। मतलब हमारी सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं होती, प्रोबेबिलिटी के बेस पर रैंडमली हम उनको असाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट में या कंट्रोल ग्रुप में। मतलब चाहे आपका कंट्रोल ग्रुप हो जिसमें आपको कंट्रोल कंडीशन के अंदर जिसमें अपने चेंजेस को स्टडी करना है, या आपका एक्सपेरिमेंट हो उसमें जो आप पार्टिसिपेंट्स असाइन करोगे वो रैंडम नहीं होंगे। या इससे ये चीज़ पूरी 100% इंश्योर हो जाती है कि अगर आउटकम में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं वो उनका अकेला इकलौता कारण इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। ठीक है, समझ गए। आगे आता है कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। जो रिसर्चर्स हैं उन्हें कंट्रोल और मिनिमाइज करना पड़ेगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की इन्फ्लुएंस को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रही हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स मतलब जो बाहर के यानी थर्ड पार्टी वेरिएबल्स हैं, मतलब इनका जो यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स यानी जो आउटसाइड द रिसर्च प्रोसेस है, जो उनका कंट्रोल या जो उनकी इन्फ्लुएंस है उसको मिनिमाइज करना, उनको मतलब कंट्रोल और उनकी इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज करना ही पड़ेगा रिसर्चर को, ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट ना डाल पाए। इससे ना एक रिलेशनशिप जो हम वेरिएबल्स में स्टडी कर रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, उसकी हमें क्लियर और अंडरस्टैंडिंग बहुत साफ साफ हमें समझ आ जाता है रिलेशनशिप में पैटर्न्स बन क्या रहे हैं। ठीक है,
सो ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। आगे ना वेरिएबल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक का पेपर में मैचिंग का क्वेश्चन आया था। एक लिस्ट में आपको वेरिएबल्स दिए थे, दूसरी लिस्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी। सो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि वो कॉज को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप उनमें स्टडी करनी जा रही। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉज को रिप्रेजेंट करेगा, कारण को रिप्रेजेंट करेगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल है जो अफेक्ट होगा, मतलब जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाओगे उसके आने के चेंजेस आने के साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगे वो जो अफेक्ट होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें एक लाइन आती है, वो समझो। दी बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सिंगल टेस्ट ग्रुप और एरिया एंड मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। वो क्या कह रहे हैं, एक ना बिफोर और आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन होता है, मतलब पहले और बाद में विदाउट कंट्रोल जो डिजाइन है इसमें आप क्या करते हो, आप एक सिंगल टेस्ट ग्रुप या एरिया चूज कर लेते हो और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना आप उसको पहले ही मेजर कर लेते हो ट्रीटमेंट करने से पहले। मतलब अभी कोई आपने अफेक्ट से ट्रीटमेंट किया ही नहीं, बस उसको पहले ही मेजर कर लिया। जो इसका पर्पस है वो यही है कि आप मेजरमेंट्स को कंपेयर करोगे डिपेंडेंट वेरिएबल की पहले और आफ्टर ट्रीटमेंट, ताकि आपको ट्रीटमेंट का इंपैक्ट या इफेक्ट पड़ सके। मतलब सिंपल चीज है, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिस पे इफेक्ट आएगा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंजेस लाओगे। अब एक आपने जब सबसे पहले आपने वैसे ही जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मल है आपने उसको मेजर कर लिया, आपने उसकी चीजें रिकॉर्ड कर ली। अब जब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाए यानी ट्रीटमेंट किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लुएंस पड़ेगी। अब जो इन्फ्लुएंस पड़ने के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए, अब आप उनको नाप रहे हो। मतलब एक पहले ट्रीटमेंट के आपने चेंजेस नापे, एक मतलब पहले ट्रीटमेंट के नॉर्मल डिपेंडेंट वेरिएबल नापा, फिर चेंजेस के बाद नापा। अब आपको ये चीज पता चल जाएगी कि जब ट्रीटमेंट हुआ उसके ट्रीटमेंट होने के साथ जो इंपैक्ट या अफेक्ट पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल वो कैसा कौन सा किस डायरेक्शन में किस मैग्नीट्यूड में पड़ा, समझ गए। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल। देखो कंट्रोल की सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट इनको स्पेसिफिक कैटेगरीज। यानी जो आपके सब्जेक्ट जो आप स्टडी करने जा रहे हो, जो रिसर्च आउटकम्स जिनके स्टडी करने से जो रिसर्च आउटकम्स आपको चाहिए, जो वो सब्जेक्ट्स है आप उनको स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो कंट्रोल के थ्रू। लास्ट आती है डिस्क्रीट। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप सब्जेक्ट्स इसको मतलब किसी भी सब्जेक्ट को उसके सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। देखो कंट्रोल में चीज को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डिस्क्रीट में उसको डिवाइड नहीं किया जाता। सो ये चार वेरिएबल्स है और वो उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको करवा दी। अब एक आती है रैंडमाइजेशन। क्या होता है, देखो रैंडमाइजेशन हेल्प करती है कि हम अपने मतलब हेल्प आपको किस चीज में करेगी रिसर्चर को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने में। यानी इसमें हम क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेंट्स और कंडीशंस को रैंडमली असाइन कर देते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स और ट्रीटमेंट्स, जिससे सिस्टमैटिक बायसेस क्या मतलब इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो जाती है। अगर मैं आपको बड़ी सिंपल वे में बताऊं, रैंडमाइजेशन मतलब चीजों को रैंडमली असाइन करना, मतलब आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और जजमेंट खत्म हो जाएंगी। यानी इन शॉर्ट जब आप रैंडमली जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है जब आप उनको कंट्रोल करोगे, अब कंट्रोल किसके थ्रू होगा, आप उसके जो आपके एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंडीशन उनको रैंडमली असाइन किया जाएगा। यानी ट्रीटमेंट जब उनका करना है या जिस ग्रुप को उसमें असाइन करना वो रैंडमली किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है रैंडमाइजेशन के बाद आता है मैचिंग। क्या होता है, देखो मैचिंग में आप पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हो जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे या जो एक इक्विवेलेंट ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे। यानी इन शॉर्ट जिन पार्टिसिपेंट की जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो सेम वे है, जिनके फीचर सेम है, जो एक इक्विवेलेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर कंट्रोल किया जाता है जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स यानी जो पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं उनको। सो ये होता है मैचिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है रिमूविंग वेरिएबल्स। रिमूविंग वेरिएबल्स में आप क्या करते हो, आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो बाहरले वेरिएबल उनको रिमूव ही कर देते हो रिसर्च डिजाइन से। इससे क्या होगा, जब आपने बाहरले वेरिएबल्स ही रिमूव कर लिए तब आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे यानी जो आपका पोटेंशियल अगर आपने एलिमिनेट इनको कर दिया, रिमूव ही कर दिया, तो जो उनकी पोटेंशियल इन्फ्लुएंस थी ना स्टडी आउटकम से वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब आगे जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डेलिबरेटली जानबूझ के खुद मैनिपुलेट किया जाता है ताकि हम इफेक्ट को स्टडी कर पाए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहे हैं, तभी तो हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स पता चलेंगी। यानी जो ये मैनिपुलेशन है इसमें आप खुद इंटरवेन करते हो, इंटरवेंशंस होंगे, ट्रीटमेंट्स होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे अलग अलग,
कंडीशंस चेंज की जाती हैं, जो कंडीशंस है वो खास करके कंट्रोल्ड होती है। आप उन कंट्रोल्ड कंडीशन में अपने एक्सपेरिमेंट्स को करते हो, इंटरवेन होते हो, तभी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पता चल पाएगा। इसे मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्सेप्ट, मार्कर वेरिएबल और ऑपरेशनल डेफिनेशन की, उसको करते। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नोशन है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है रिसर्च में। यानी अगर आपकी कोई भी ऐसा आइडिया या नोशन, अगर वो कोई भी चीज रिसर्च में आप कैरी आउट करें, उसको रिप्रेजेंट करिए ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाएगा। जो मार्कर वेरिएबल होता है ये ना एक इंपॉर्टेंट इंपेरिकल काउंटर पार्ट है आइडिया का। मतलब जो आइडिया आप कॉन्सेप्ट में बना रही हो उसका एक इंपेरिकल एविडेंस के तौर पर एक काउंटर पार्ट है, जिसको ऑफन एज अ इंडिकेटर या मेजर यूज किया जाता है। मतलब हम कह रहे थे इस कॉन्सेप्ट को पहचानने का ये इंडिकेटर है, ये मेजर है, ठीक है। लास्ट आती है ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। देखो जब हम एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ऑब्जर्व क्या करना है, हम चाहते हैं क्या है रिसर्च में, और हमने उसको मेजर किस तरीके से करना है कंक्रीट टर्म्स में, तब आप एक ऑपरेशनल डेफिनेशन दे रहे हो। मतलब बिल्कुल सीधा सीधा बिना कोई रोक तोड़ मरोड़ का आप सीधा सीधा कह रहे हो हमने करना ये है। सो दैट विल बी द ऑपरेशनल डेफिनेशन इन द रिसर्च। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट एंड डाटा कलेक्शन। देखो रिसर्चर्स डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेजर करोगे हर एक कंडीशन में जिसमें आप उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हो बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल वे में आपकी अलग अलग कंडीशंस होगी, हर कंडीशन में दो वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। हर कंडीशन में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाते जाओगे, उस चेंजेस के आने के कारण डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंजेस में मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट्स पड़ते जाएंगे। फिर जब आप वो डिपेंडेंट वेरिएबल के हर कंडीशन में जो इफेक्ट्स उन पे पड़ रहे हैं, जो उन चेंजेस आ रहे हैं, जब उनके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करोगे, वही डाटा आपको फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन देने में हेल्प करेगा। यानी डाटा कलेक्शन के लिए भी आपको अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी बंदे को रिक्रूट करके उसको कह दो कि ऑब्जर्व करो, सर्वे किया जा सकता है, टेस्ट किए जा सकते हैं हाइपोथेसिस, इवन फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, मतलब टाइम वॉच के मतलब स्टॉप वॉच के थ्रू टाइम मेजरमेंट होगी, एक्टिविटी स्टेप्स मेजरमेंट हो गए, टास्क मेजरमेंट हो गए, ये सारी चीजों के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट अब मेन फीचर आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि आज हमारे टॉपिक का मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड का और आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है। देखो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज किया जाता है डाटा को एनालाइज करने। पिछले स्टेप में हमने डाटा को कलेक्ट किया और मेजर किया, अब हम उसी डाटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू यूज करके एनालाइज करेंगे डाटा को, ताकि हम डिटरमाइन कर पाए जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है रिलेशनशिप का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। मतलब जो आप डाटा को यू कलेक्ट किया, जब आप डाटा का एनालाइज करोगे, ऑब्वियस चीज है ना, वो डाटा आपने दो वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कलेक्ट किया, जब उस डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा तो वो ही डाटा वो दोनों वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को अच्छे से बताएगा कि उन दोनों वेरिएबल्स की रिलेशनशिप्स कैसी है, मतलब वो बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या है, एक बंदे के चेंजेस आने में दूसरे वेरिएबल में चेंजेस में अफेक्ट पड़ा, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। यानी ये एनालिसिस हमें हेल्प करेंगे, हम अपने कंक्लूजन दे पाएंगे रिसर्च प्रोसेस की, अपनी फाइंडिंग्स दे पाएंगे, और जो इन्फ्रेंसेस जो बनेंगे अबाउट कैजुअलिटी, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो जनरलाइज किया जा सकेंगी। सो इन शॉर्ट जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो कॉज रिलेशनशिप एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, और इवन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है, जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, उनको रिसर्चर कंट्रोल कर पाएगा। सो ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है नेचुरल सोशल साइंसेस में, खासतौर के मार्क माई वर्ड्स, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो किस टाइप के रिसर्च में ज़्यादा यूजफुल है। सो इट इज़ मोर यूजफुल इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, जहाँ पे आपको इंटरवेंशन से ट्रीटमेंट के थ्रू इम्पैक्ट है ना उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। मतलब अगर आप क्या कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, जो उस एक्सपेरिमेंट का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे पड़ रहा है, उसको जब आपने इन्वेस्टिगेट करना है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है थ्रू अ रिसर्च प्रोसेस। सो यहाँ पे आज का सेशन हम करते हैं कंप्लीट। अब कल फिर अगर रिसर्च की क्लास ही कंडक्ट करेंगे, आगे हम अपने 2-3 रिसर्च के जो मेथड्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो अब टाइम जैसे जाई जा रहा है, अगस्त के 17 हो चुकी है आगे की, अब टाइम लिमिटेड है। सो हमने जल्दी जल्दी अक्टूबर तक, सितंबर या सितंबर एंड लगा लो या अक्टूबर बिगनिंग तक सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, डेली क्विज़ेस आपको मिल ही जा रही हैं, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बस अब से छोटी सी एक क्या है कंडीशन है, अगर तो आप यूट्यूब सब्सक्राइबर हो तो फिर तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है आपके पास। अगर आप यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं हो तो देन आपको टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है वो पेड है, उसकी आपको आप मैसेज कर सकते हो, उसके आपको प्राइस पता चल जाएगा, यू कैन पे प्राइस एंड गेट द पीडीएफ नोट्स। सो क्लासेस आपकी एब्सोल्युटली फ्री है, वो हर बच्चे के लिए फ्री है। सो योर्स चॉइस दिया, अगर तो आपने
आपने फ्री एक्सेस लेना है कंटेंट तो बी या यूट्यूब सब्सक्राइबर, अगर नहीं लेना तो डेट इज योर चॉइस। पहले क्लासेस देखो, सेशंस को वॉच करो, फिर पीडीएफ गो थ्रू करो, क्विजेस आपको मिल जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डेली देता हूँ। जब भी क्विज लाइव होगा उसकी मैं इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे लाइव कर देता हूँ। सो अपनी प्रिपरेशन अब खींच लो, अपनी बी बकल अप, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया, सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तभी हमारा टारगेट जेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव हो पाएगा। सो गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड। आज का सेशन करते हैं कंप्लीट, कल फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।